आज हम अपने जो सोसाइटी एंड कल्चर मिडिवल इंडिया उसकी लास्ट यूनिट में चल पड़े हैं और अकबर के बारे में बात करेंगे। उसकी किस तरह से धार्मिक विचार थे, क्या उसमें समय के अनुसार बदलाव आता है। और शुरुआत में उसको माना जाता है कि वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति था, धार्मिक विचार थे उसके, और किस तरह रूढ़िवाद से फिर एक उदारवाद या फिर उदारवादी धार्मिक विचारों की हमें मतलब वो देखने एक गति देखने को मिलती है, ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि विकास देखने को मिलता है। और उसी के दौरान फिर जब उसकी उदारवाद चरम सीमा पर फिर थी, तो एक नया संप्रदाय कह लें या धर्म कह लें या फिर मत कह लें, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे, सुलेकुल और फिर तवाइद ए इलाही, ये दो नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे हमारा जो ऑर्थोडॉक्सी टू लिबरलिज्म, यानी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी टू लिबरलिज्म, यानी रूढ़िवादी से उदारवादी विचारों की ओर अकबर के बारे में बात करेंगे। एक तरह से जब किसी व्यक्ति के बारे में इतिहास में खासकर बात की जाती है, तो अकबर का नाम सबसे ज़्यादा मुगल काल में लिया जाता है। एक अकबर और दूसरा औरंगजेब। अकबर से पहले और औरंगजेब के बाद वाले जो शासक हैं, उनका नाम यानी इतिहास यानी मुगल या फिर भारत का जो मिडिवल इंडिया जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं ना कि जो मुगल या फिर मिडिवल इंडिया का जो इतिहास है, एक तरह से दो व्यक्तियों के नाम से ही भरा पड़ा है। और औरंगजेब की बात करें तो उनके धार्मिक विचारों की बात आती है हमेशा। और फिर जब हम अकबर की बात करते हैं, तो अकबर भी वो कहते हैं ना कि जीवन के हर पहलू को अकबर ने टच करने का प्रयास किया है। यानी वो आम जनता की सारी बातों को, यानी हर प्रकार से एक तरह से हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो, चाहे वो उनकी राजनीति थी, टैक्स की वगैरह की बात है या इकोनॉमिक की बात है, टैक्स की बात है, ये शासन में किस तरह से बदलाव की बात आती है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अकबर कई बार जनता की हाल पता करने के लिए आम आदमी का वेश धारण करके, यानी अपना वेश बदल करके राज्य में घूमता भी था। और जब उसके पास कई बार कोई फरियादी आया टैक्स की वसूली या फिर अकाल की समस्या के अनुसार, तो वो वहाँ पर रियायत भी देता था। बहुत सारे, जैसे अगर हम कहें, सती प्रथा को बंद करने की बात भी करते हैं, दासता को बंद करने की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने की बात करते हैं, जजिया कर को समाप्त करने की बात करते हैं। तो सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। धर्म की बात जब हम करते हैं, तो धर्म का एक तरह से हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक, यानी अकबर का जो जीवन है, वो जीवन उसके अनुभव के अनुसार चलता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अकबर का जो जीवन है वो धीरे धीरे सीखता गया, और उसके विचारों में सबसे जो बड़ी बात हमें लगी, उस बदलाव की बात हमें दिखती है। वो एक जगह स्टिक नहीं है, स्थिर नहीं है एक जगह पे। यानी अगर शासक है, अगर वो सीखने की बात आती है, तो अकबर वहां पर सीखता है। और ये अकबर का एक तरह से जब हम उसके धार्मिक विचारों की बात करेंगे, तो जो उसका पहला गुरु था वो शिया था। तो जो एक तरह से अकबर जो सुन्नी संप्रदाय से था, जहाँ पर रूढ़िवादिता के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर उसको सीखने वाला, जो सिखाने वाला जो व्यक्ति था, यानी बैरम खान, वो भी एक शिया था। तो ये हमें मतलब बार बार एक उदारवाद व्यवस्था की बात हमें दिखाई पड़ती है। तो ये एक तरह से हम अकबर के बारे में बात शुरू करेंगे। इससे पहले एक बात और आती है कि जब अकबर को शुरुआत में हम जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से उदारवादी सम्राट मानते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे विवाद उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जदुनाथ सरकार और श्रीराम शर्मा जैसे एंग्लो इंडियन हिस्टोरियन कहते हैं कि वो एक तरह से उदारवादी सम्राट थे। दूसरी ओर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जब हम
इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो इतिहास लेखन की परंपरा में जिस तरह से साम्राज्यवादियों ने कुछ और दिखाया, तो राष्ट्रवादियों ने अपना इतिहास लेखन किया। तो वो कहते हैं कि अकबर ने सभी संस्कृतियों को, जो उसमें भारत में विभिन्न संस्कृतियों का जो देश था, उनको संगठित करने का प्रयास किया है, उनको एक करने का प्रयास किया है। और मगर जो कुछ कहते हैं ना कि जो हिंदू और मुस्लिम इतिहासकार हैं, उसे सांप्रदायिक एक शासक भी कहते हैं। और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो वहाँ के जो कुछ इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का शत्रु भी माना है। जैसे हम कुछ दिन पहले जब शेख अहमद सरहिंदी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हमें मतलब वो नक्शबंदी सिलसिला एक उन सारी जो भारतीय जो संस्कृतियाँ थी, खासकर जो हिंदू धर्म की जो संस्कृतियों के जो रीति रिवाज थे, उनको छोड़ने की बात करते हैं और बहुत सारी जो बदलाव की बात करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई शुद्ध रूप से जो पुरातन जो इस्लामिक व्यवस्था थी, उसको स्थापित करने की प्रयास नक्शबंदी सिलसिले के द्वारा होती है। इसके साथ बहुत सारा उलेमा वर्ग भी था, वो भी ऐसा प्रयास करता है। तो वहां पर ये अकबर उनको लगता है कि इस्लाम का शत्रु है, दुश्मन है एक तरह से। और जब हम हिंदू इतिहास की बात करते हैं, तो खासकर इसे हिंदुओं को इसके बारे में कहते हैं कि इसने हिंदुओं को मूर्ख बनाया है, राजपूत महिलाओं के साथ शादियां की, उनका धर्म एक तरह से भ्रष्ट किया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई जिस तरह से जो मेवाड़ में बहुत सारे जो राजपूत थे, या फिर हम कह सकते हैं कि और जो अन्य लोग थे, उनको मजबूर किया कि वो एक तरह से इस्लामिक गतिविधियां फिर इस्लामिक शासन के अंतर्गत रहने का एक तरह से उनको मजबूर किया। तो वो कहता है कि और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बहुत सारा प्रोसिक्यूशन भी किया हिंदूज का। तो ये भी एक हमें देखने को मिलता है कि मतलब एक तरह से अगर हम करें मतलब बात करें एक बार की, तो कहते हैं कि जिस प्रकार की वो कहते हैं कि जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं और खासकर ईएचकार की बात करते हैं, तो ईएचकार कहता है कि जब इतिहास लेखन की बात शुरू होती है, तो वहां पर इतिहासकार और उसके ऐतिहासिक तथ्यों का चुनाव, यानी इतिहासकार अपना इतिहास लिखने के लिए किन तथ्यों का चुनाव करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और उसी के आधार पर हम मतलब उस व्यक्ति का एक तरह से इतिहास लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अकबर जिस तरह से एक तरह से अगर हम कहें कि अगर अकबर के इतिहास की बात करें, तो अकबर आदमी एक, मगर उसके एंगल 4-5 दिखा दिए। यानी इस्लाम का शत्रु है, हिंदुओं को मूर्ख बनाया है, सांप्रदायिक एक तरह से सांप्रदायिक शासक था, या फिर कोई उसको उदारवादी शासक कह रहा है, कोई उसको राष्ट्रवादी शासक कह रहा है। यानी आदमी एक है, मगर उनकी जो कहते हैं ना कि एक तरह से किस तरह से अभिव्यक्तियां बदलती जा रही हैं, या फिर इतिहास लेखन का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता जा रहा है। और तो इसी बात की हम इस जो सब थीम है हमारी, मतलब रूढ़िवाद से उदारवाद की ओर, तो ये सारी बातों का एक तरह से हम इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि अध्ययन करेंगे। और अब कुछ हद तक जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इतिहास का उसमें फिर एक तरह से वो कह सकते हैं कि मतलब एक हमें मत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकबर को क्रूर शासक कहते हैं, रूढ़िवादी शासक कहते हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि उदारवादी और व्यवहारिक सम्राट था, और उसकी ये विचारधारा थी जो अकबर के जो अमीर वर्गों के संबंधों पर आधारित थी। उसका ये मानना है कि अकबर ने अपने अमीर वर्ग के विभिन्न संप्रदायों और जातियों से अमीरों को शामिल किया। यानी जो उसका अमीर वर्ग था, यानी जिसकी हम बात करते हैं, जो कभी तुरानी लोग होते थे, ईरानी लोग होते थे, उनकी अगर बात करते हैं, तो उसमें एक तरह से एक्सपेंशन करता है उस अमीर वर्ग का। और बहुत सारे जो लोग थे दूसरे जो विभिन्न संप्रदायों के थे, जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम लोगों को भी वो शासक एक तरह से अमीर वर्ग में शामिल करता है। और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करता है, जो जितना योग्य होता है उसको उतना ही एक तरह से बड़ा मनसब मिलना
मतलब एक तरह से तय हो जाता है, यानी उसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। मगर अगर ये सारी बातें सही हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से रूढ़िवादी शासक नहीं हो सकता है। आधुनिक इतिहासकार प्रोफेसर इक्तिदार आलम और प्रोफेसर अतहर अली ने अकबर की एक तरह से, अगर हम धार्मिक नीति को समझने के लिए अकबर की जो काल है, उसका जो सारा काल था, उसको दो हिस्सों में बांटा है। खासकर जब कहते हैं ना कि जब बैरम खान का पतन होता है 1560 में, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अकबर अकबर ने एक तरह से, तो खासकर जो दो इतिहासकार हैं, प्रोफेसर इक्तिदार आलम खान और प्रोफेसर अतर अली खान ने, इन्होंने अकबर के धार्मिक विचारों को समझने के लिए उसके दो हिस्सों में बांटा उनको, यानी 1560 से 80 एक तरह से देखा, दूसरा है सर 1580 से 1605। एक तरह से देखा जाए तो 1556 में जब अकबर को सियासत पर बिठाया गया तो उस समय वो नाबालिग थे, 14 साल की उनकी उम्र थी। और बैरम खान जो हुमायूं का दोस्त होता था, वो एक तरह से शासन का सारा कार्यभार देखता है, वकील के तौर पर उसने शासन संभाला सारा। और 1560 में जब अकबर ने शासन को अपने हाथों में लेना शुरू किया और कुछ नीतियों को लागू किया, और 1560 से 80 तक का जो समय है अकबर की नीतियों की संरचना का समय है। दूसरा, वह इस समय एक तरह से अपने राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं, और राज्य का विस्तार करने के साथ साथ वो अपने राज्य को कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, यानी सशक्तिकरण भी उसका कर रहे हैं, संगठित कर रहा है उसको। दूसरा जो समय काल है, यानी 1580 से लेकर 1605 तक, उस काल में जो उसने अपनी नीतियों को एक तरह से लागू किया। तो ये एक तरह से, यानी मोटा मोटा एक तरह से अकबर के पूरे शासन को दो हिस्सों में बांटते हैं उनके धार्मिक विचारों के अनुसार। और जब शासक बना अकबर, तो उसे एक अमीर वर्ग तो पहले से विरासत में मिला हुआ था, जिसकी शुरुआत बाबर ने, फिर हुमायूं ने की थी, आगे हुमायूं ने उसको आगे बढ़ाया था। मगर जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, वो ना तो बाबर शुरू कर पाए और ना ही एक तरह से हुमायूं कर पाए। उन दोनों के पास हम कह सकते हैं कि भाई एक समय का अभाव था, या फिर वो एक तरह से कहते हैं कि उस समय मुगल शासन इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना संगठित नहीं था, इतना विस्तारित भी नहीं था। तो अकबर को जब अमीर बना, यानी अकबर का जो शासक वर्ग में जो अमीर वर्ग था, वो पहले से ही उसको विरासत में मिलता है, जिसमें तुरानी और ईरानी और पर्शियन लोग शामिल थे एक तरह से, यानी जो कभी बाबर के साथ आए थे और फिर बाद में हुमायूं ने उनको बुलाया भी था। 1555 में कह सकते हैं कि कुल 51 मनसबदारों के नाम मिलते हैं, जिनमें 27 तुरानी यानी बात लगभग 53%, और पर्शियन 16 थे और लगभग एक तरह से वैसे थे 31%। तो 53 और 31 यानी लगभग ये हो गए 84% जो लोग थे वो इन दो ही वर्गों से थे। और इसके बाद लगभग 8 लोग वो थे जिनके बारे में हमें उनका एक तरह से जो सोशल बैकग्राउंड है उसका पता नहीं चलता है। और इसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि 1565 से लेकर 75 तक अमीर वर्ग का जो स्वरूप है वो बदलता है, क्योंकि बहुत सारी जो लड़ाइयाँ अकबर ने लड़ी, वो हम कह सकते हैं कि भाई इसने 65 से शुरुआत एक तरह से कर दी थी उसने। इससे पहले से हालांकि शुरुआत आक्रमणों की मिलती है, मगर एक तरह से जिस प्रकार से जिस जगह से युद्ध करने थे वहां पर उस प्रकार के शासक, या फिर अगर राजपूतों से युद्ध करना है तो राजपूत उसके मंसूबदार देखने को मिलते हैं। अफगानों की बात करें तो अफगान भी देखने को मिलते हैं, यानी एक तरह से हालांकि अफगान लोग कम थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भाई इस काल में जो दो नए वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, यानी अमीर वर्ग में एक तो हिंदुस्तानी मुसलमान और दूसरे राजपूत। ये इससे पहले कि अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो इस्लाम है
उस इस्लाम में हमें, यानी जिन लोगों ने एक तरह से इस्लाम, भारतीयों ने इस्लाम तो ग्रहण कर लिया, मगर उनको शासन में वो तवज्जो नहीं मिलती थी अकबर से पहले, क्योंकि उनको शुद्ध मुस्लिम व्यक्ति घोषित नहीं किया जाता था। उनमें रक्त की पवित्रता की अगर बात करें तो वो चीज़ उनमें देखने को नहीं मिलती है। मगर अकबर ने यहाँ पर योग्यता की बात रखी, और चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, उसको अगर योग्य है उसको वो एक तरह से शासन में रखने की बात करता है। और ईरानी जो अमीर थे उनके भी हमें एक तरह से, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 1555 में जो कभी 16 लोग थे, अब वो बढ़कर 75 तक 48 हो जाते हैं। एक टेबल दी गई है जिसमें कुल 176 मनसबदार उस समय पर थे, और इनमें से 67 यानी 38% जो लोग थे वो तुरानी थे, 48 ईरानी और पर्शियन लोग थे जो 27% थे, हिंदुस्तानी मुसलमान 25 लोग थे, एक तरह से 14% थे वो लोग, राजपूत 10% थे यानी 18 लोग थे, और 18 लोग ऐसे थे यानी लगभग 10% ही, जो एक तरह से जिनकी सोशल बैकग्राउंड का हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता। तो एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो हमें ये मिलता है कि दो वर्गों का अमीर होने पर राजनीतिक संगठन, या एक तरह से अमीर अकबर ने एक तरह से ये जो विवेचन किया, वो कहता है कि केवल दो वर्गों का प्रभुत्व अधिक होने से जब कोई राजनीतिक संकट आता है तो उसे एक वर्ग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यानी अगर वो कोई तुरानी व्यक्ति की बात करेंगे तो तुरानी जो सरदार है उनके खिलाफ नहीं जा सकता अकबर, उनके ऊपर कोई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हैं वो लोग। यानी लगभग ये लगा लो कि लगभग 70% के करीब हैं, यानी 1/3 के करीब एक तरह से लगा लो उनको, 2/3 के करीब। तो एक तरह से जो अमीर वर्ग में हम कह सकते हैं कि संतुलन स्थापित करने के लिए भी अकबर ने अन्य जो सोशल बैकग्राउंड के जो लोग थे, सोशल और धार्मिक बैकग्राउंड के जो लोग थे, उनको इस अमीर वर्ग में शामिल करने का प्रयास करता, ताकि कभी कोई संकट आए राजनीतिक, तो उसे खुद कोई समस्या ना आए। और यही कारण है कि एक तरह से उसने धीरे धीरे तुरानियों के, जब तुरानियों की बात करते हैं तो उसने तुरानियों के साथ साथ ईरानी लोग थे उनको संख्या बढ़ाने का प्रयास किया, यानी 1575 तक की अगर हम बात करते हैं। और उसका कारण था तुरानियों का खैया मिर्जा सरफुद्दीन और शाह अब्दुल मालिक का विद्रोह, जो उस समय एक तरह से गरम था। जबकि पर्शियन अमीरों ने विद्रोहियों के खिलाफ काफ़ी चुस्ती दिखाई, यानी उनको दबाने की बात कर लो या फिर किसी तरह से। और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, राजपूत थे, उनको अमीर वर्ग में शामिल करके अकबर ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ तुरानी या पर्शियन अमीरों पर वो आश्रित नहीं रहेगा। अकबर ने अपने संबंध शेखजादा यानी जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने शुरू कर दिए, जिसमें अमेर के राजा बारमेल और दिल्ली और आगरा के हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ संबंध स्थापित किए। और 1562 में धार्मिक यात्रा खत्म कर दिया, यानी कर खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर खत्म समाप्त कर दिया। अकबर के इन फैसलों से एक बात तो शुरू हो गई थी कि अकबर धर्म के आधार पर अपनी जनता से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज सिर्फ इतना ही करेंगे अमीर वर्ग के बारे में। और फिर हम कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से अकबर यानी अपने शासन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है, तो वो चीज़ हमें अलग दिखाई पड़ती है। ये एक वैसी चीज़ थी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई अकबर
एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मुगल साम्राज्य को संगठित करने की या फिर हम स्थापित करने की, जो एक तरह से बाबर और हुमायूं करने में एक तरह से असफल रहते हैं। तो धर्म को वो इस कार्य में बाधा नहीं बनने देता है, और यही कारण है कि उसको हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता की से वो उदारवाद की तरफ जा रहा है। तो उसके पीछे उसका सबसे बड़ा जो एक तरह से जो लक्ष्य है या फिर मोटिव्स कह सकते हैं हम, वो है अपने साम्राज्य की स्थापना। ये साम्राज्य को एक तरह से शक्तिशाली तरीके से स्थापित करना। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लोकेश, सूरजमुखी, रेनू, आ गया सर। सूरजमुखी। हाँ जी सर।